नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बहुत सारे मित्रों के जो लोग सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं, उनमें से कई सारे लोगों के सवाल होते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट है वो क्या होता है। तो आज की ये पूरी वीडियो पॉलीग्राफ टेस्ट को समर्पित रहेगी। कोशिश करूंगा भाषा इतनी सरल रहे कि एक अनपढ़ आदमी भी इसे आसानी से केवल सुनकर ही समझ जाए। बाकी कानून के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो ये जानकारी बेहद काम की होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मेरी ये वीडियोस बनाने का एक और कारण है, अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग सोशल मीडिया पर बहुत से उलूल जुलूल बातों को लेकर डिस्कशन में रहते हैं जिसका कोई बेस नहीं होता, टोटली बेसलेस होती हैं, जिन बातों का कोई लॉजिक नहीं होता। एक बात जान लीजिए कि अगर हमारी जानकारी दुरुस्त है, हमारी जानकारी एक्यूरेट है, हमारी नॉलेज एक अच्छे स्तर की है, केवल तभी हम एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी चर्चा का स्तर सुधार सकते हैं। अदरवाइज हम अपना केवल समय खराब करते हैं और अपने मानसिक स्तर को गिराने का काम करते हैं, बेफालतू की चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं। इसी चर्चा के स्तर को सुधारने के लिए, जानकारी को दुरुस्त करने के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, इसके पीछे क्या साइंस काम करती है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके सहयोग से इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है, ये टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। आफ्ताब और श्रद्धा वाला केस तो आपको याद ही होगा, अभी तुरंत का केस है। इस केस में जिस बेरहमी के साथ कत्ल किया गया था वो अपने आप में बेहद डरावना है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंफॉर्मेशन आती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। फिर मुद्दा फंस जाता है अक्यूज्ड की परमिशन को लेकर। अक्यूज्ड समझते हैं ना, पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था, जिसके ऊपर आरोप होता है लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उसे अक्यूज्ड कहा जाता है। और कन्विक्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया हो या जो अपराधी होता है। अब बार बार पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर बात आती है कि अक्यूज्ड की परमिशन मिलेगी तो ही टेस्ट होगा। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर अक्यूज्ड से पूछने की जरूरत क्या है, आखिर एक क्रिमिनल की क्यों परमिशन चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और शॉकिंग न्यूज आती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो तो गया लेकिन इस टेस्ट के रिजल्ट को गवाही नहीं माना जाएगा, मतलब बतौर एविडेंस नहीं कंसीडर किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन का एक अहम सवाल होता है कि कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आखिर कैसे पता लगाया जाए। हमारे बीच कई सारे ऐसे लोग होंगे जो चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाते होंगे, या बोलते भी होंगे तो उनके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि बड़ी सफाई से बातें छिपाने की कला में माहिर होते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो बड़े कायदे से, बड़ी सफाई और कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। दोस्तों, हम जिस सोशल सेटिंग का हिस्सा हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस सामाजिक तंत्र में हम रह रहे हैं, वहाँ बहुत सारे फैसले इस बात पर निर्भर करते हैं, इस बात पर टिके होते हैं कि सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है या सच। और ऐसा कोई मैकेनिज्म या कोई मशीन भी नहीं है जिससे हम झूठ या सच का पता लगा लें। तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शन बचता है। एक बात समझ लीजिए कि बहुत छोटा बच्चा होता है वो झूठ नहीं बोलता, और बोलता भी है तो पकड़ा जाता है। फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है और थोड़ी सफाई से झूठ बोलने लगता है। सोचता है कि अब ये काम कर तो दिया, लेकिन पकड़ा गया तो रगड़ दिया जाएगा, और झूठ को अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। बाद में पकड़ा जाता है, डबल पिटाई होती है, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जाता है झूठ बोलने के लिए, और ये क्रम तकरीबन चलता रहता है। इसी प्रोसेस में बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर सफाई से कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है, क्योंकि तब तक झूठ पकड़ने के तकरीबन तरीके उसको समझ आ चुके होते हैं। फिजिकल और मेंटल चेंज आते हैं, झूठ बोलने के कारण बढ़ जाते हैं, माँ बाप दुश्मन की तरह लगने लगते हैं। अगर पेरेंट्स या टीचर बहुत अच्छे नहीं हैं तो रास्ता तो यही बचता है कि झूठ बोलकर रास्ता निकाले और अपने आप को बचाया जाए। पेरेंट्स कुंदक में लगे रहते हैं, कहाँ गया था, क्यों गया था, क्या कर रहा था, बच्चा बताएगा ही नहीं। और आप भी जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, नहीं ढूंढ पाएंगे। कैसे ढूंढ पाएंगे, जब भारती को भारत या भरत के नाम से सेव किया जाता है तो नहीं मिलता है। चाहे कितना भी चेक कर लो, ऑफिस लिखा हुआ है, ऑफिस बॉस लिखा हुआ है, कितना और क्या क्या चेक करेंगे। पेरेंट्स से लेकर पुलिस, जज, स्टेट तक के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर सच का पता कैसे लगाया जाए। अच्छा, पेरेंट्स और दोस्त तो इमोशनल करके अपनी कस्में, वादे खिलाकर उगलवा लेते हैं, खा मेरी कसम, मर जाऊंगा मैं अगर झूठ बोला तो। ऐसे में इमोशनली जो लोग कच्चे होते हैं वो लोग घबरा जाते हैं कि हाय कहीं ये मेरी वजह से मर ना जाए, और सच बता देता है
कि अच्छा सॉरी मैंने झूठ बोला। ये टैक्टिस भी दो चार बार ही सफल होती है और सामने वाला समझ जाता है कि कसमों से कोई मरता वरता नहीं है, हर बार मेरी ही सर्विस होती है बस। और अगली बार वो थक हार कर सर पर हाथ रखकर बोल देता है कि भाई तेरी कसम सच बोल रहा हूं मैं। दोस्तों माना जाता है कि जब इंसान डरा हुआ होता है तो उसके मुंह में सलाइवा या लार नहीं बनती है, और अगर कोई झूठ बोलेगा तो जाहिर सी बात है वो डरेगा, और डरेगा तो सलाइवा नहीं बनेगा। इस थ्योरी पर चीन ने पॉलीग्राफ टेस्ट की नींव रख दी और उन्होंने झूठ का पता लगाने के लिए कच्चे चावल का सहारा लिया। और झूठ का पता लगाने के लिए चावल मुंह में डाल दिया जाता था। झूठ बोल रहा है तो सलाइवा नहीं बनेगा और चावल सूखा रह जाएगा, और अगर सच बोल रहा है तो सलाइवा बनेगा और चावल गीला हो जाएगा। हालांकि टेस्ट इतना मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन चीन का ट्रेडिशनल उपाय है ये। लेकिन अब सवाल उठता है कि पुलिस क्या करे झूठ का पता लगाने के लिए, जिसके पास हजारों लाखों मामले पेंडिंग पड़े हैं सुलझाने के लिए। क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, सिविल केसेस भी होते हैं। हालांकि सिविल से तो पुलिस का ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन क्रिमिनल केसेस तो सुलझाने ही होते हैं। अब पुलिस या तो लोगों से पूछे कि बताओ भाई क्या हुआ था इस केस में, क्या क्या हुआ था घटना में। अगर किसी ने पहली बार अपराध किया है, इनोसेंट है, तो हो सकता है बातचीत में ही बता दे कि हाँ मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी है, जिसको अच्छे से पता होता है कि पुलिस के सामने क्या क्या बोलना और क्या नहीं, पुलिस पूछ पूछ कर पागल हो जाएगी, लेकिन मामला नहीं सुलझेगा, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। उसके बाद पुलिस अपने तरीके पर आ जाती है, जिसको थर्ड डिग्री कहते हैं। कई बार मार मार कर और कई बार मेंटल प्रेशर क्रिएट करके, जिसके बाद अच्छे अच्छे लोगों के मुंह में जुबान आ जाती है। सिचुएशन ऐसी होती है कि कई लोग तो बिना कुछ किए ही जुर्म कबूल कर लेते हैं कि भाई 2-4 महीने की जेल में रह लूँगा या 2-4 महीने की जेल हो जाएगी, जिंदा तो रहूँगा कम से कम। एक बात समझ लीजिए कि पुलिस को कोई शौक नहीं है ऐसा करने का। इतने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, फिर न्यूज़, टीवी, मीडिया वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं कि केस सॉल्व नहीं हो रहे। कैसी निकम्मी पुलिस है। अब चैलेंजिंग फेज ये होता है कि केस को सॉल्व करने के लिए पूछताछ करने के जो वैध या लीगल तरीके हैं वो काफ़ी हद तक यूजफुल नहीं होते, और केस सॉल्व करने का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ा संकट रहता है कि आखिर पुलिस किसी गवाह से, आरोप से या अपराधी से सही बात कैसे उगलवाए, कैसे पूछे। दोस्तों 20th सेंचुरी में आते आते कमाल की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जिसके जरिए हम किसी व्यक्ति से सही बात जान सकते हैं, भले ही वो ना बताना चाहता हो। ऐसी 3 टेक्निक्स इजाद हुई: पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग। सबसे पहले हम डीडीटी टेक्निक को समझ लेते हैं। डीडीटी यानी डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक, मतलब धोखा पहचानने की तकनीक। डीडीटी पर ही पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट काम करते हैं। अब बात करते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट पर। पॉलीग्राफी टेस्ट को लाई डिटेक्शन टेक्निक भी कहा जाता है या लाई डिटेक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। कॉमन भाषा में कहें तो झूठ पकड़ने वाली मशीन। हालांकि ये टेस्ट फेल भी हो जाता है। अगर कोई बहुत ही समझदार आदमी है तो वो इस टेस्ट के रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों समझते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट बेसिकली होता क्या है। पॉलीग्राफ टेस्ट का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन। साइकोसोमेटिक शब्द साइकोलॉजी का एक बहुत ही पॉपुलर शब्द है, और पॉलीग्राफी टेस्ट में सारा खेल इसी का है। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर समझा जाए तो बड़े आसान होते हैं ऐसे शब्द। साइको का मतलब होता है जो चीज़ मन से शुरू होती है, और सोमेटिक का मतलब जिसका प्रभाव शरीर पर भी होता है। चेतना या मन से शुरू होने वाली कोई चीज़ अगर शरीर पर भी अपना असर पैदा कर दे, उसको साइकोसोमेटिक कहा जाता है। जब आप किसी टेंशन में होते हैं, मूड खराब होता है। बेसिकली मूड खराब होना एक फीलिंग होती है जो मन में पैदा हुई और आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना कम कर दिया। आपकी बॉडी पैसिव हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता, कहीं घूमने जाने का मन नहीं करता, आप बिल्कुल सुस्त हो जाएंगे। ऐसे ही किसी को अगर एंग्जाइटी होती है या चिंता होती है तो शरीर में कंपन सा पैदा होता है, तरह तरह की वाइब्रेशन सी फील होने लगती हैं। डिप्रेशन होता है तो कई बार बॉडी काम करना ही बंद कर देती है। इसका मतलब ये है कि मन में पैदा होने वाली समस्या हमारे शरीर पर भी असर डालती है, और इसी को बोलते हैं साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन। पॉलीग्राफ टेस्ट की शुरुआत 19वीं शताब्दी में लोम्ब्रोसो नाम के एक आदमी ने की थी, जिसको मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी का फादर कहा जाता है। बड़े कमाल का आदमी था, जिसके बारे में कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे।
इस आदमी ने एक किताब लिखी थी द क्रिमिनल मैन। उसमें इसने डेफिनेशन दी कि उस समय एक प्रसिद्ध राइटर होते थे जिसका नाम था डार्विन। शायद आप लोगों ने सुना होगा नाम। डार्विन ने 1859 और 1871 में 2 किताबें लिखी थी और उनका ऐसा प्रभाव था कि यूरोप के तकरीबन सारे चिंतक डार्विन को फॉलो करते थे, फैन थे उनके, जिनमें से एक खुद लोम्ब्रोसी भी थे। लोम्ब्रोसी ने 1876 में डार्विन के 5 साल बाद अपनी किताब लिखी और डार्विन के बताए अनुसार कि इवोल्यूशन होता है और इसी इवोल्यूशन के प्रिंसिपल को उन्होंने अप्लाई कर दिया और कहा कि जो लोग अपराध करते हैं ये वो लोग हैं जो इवोल्यूशन की दौड़ में थोड़ा पीछे रह गए, जिनमें एनिमल्स वाली टेंडेंसी बची हुई है, ह्यूमंस वाली थोड़ी कम है क्योंकि इवोल्यूशन कम हुआ है। इन्होंने 4000 क्रिमिनल्स पर स्टडी की, 400 डेड बॉडीज पर स्टडी की, अलग अलग रेशियो निकाले और उनके आधार पर डेफिनेशन दी और बताया कि इंसान का स्ट्रक्चर 3 तरह का होता है। एक एक्टोमार्फ होता है, दूसरा इंडोमार्फ होता है और तीसरा मेजोमार्फ होता है। एक्टोमार्फ बहुत पतले लचीले शरीर वाले व्यक्ति होते हैं, इंडोमार्फ जो भारी भरकम और गोल किस्म के लोग होते हैं, और मेजोमॉर्फ अपराधी होते हैं जो लंबे और गठीले शरीर के होते हैं। और भी बहुत सारे इनके फीचर बताए नाक, कान और मुंह को लेकर। यहाँ तक कि इन्होंने चोर, डाकू, रेपिस्ट और मर्डरर तक के अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में भी बता दिया। सोच के देखिए कितनी डिटेल स्टडी की होगी तब जाकर इस तरह का डेटा प्रोड्यूस हुआ है। आजकल की रिसर्च की बात करें तो इसमें एक नया ही और बड़ा ही खतरनाक रिजल्ट सामने आ रहे हैं जो कि किसी व्यक्ति के आपराधिक व्यवहार को लेकर ब्रेन डिसफंक्शन की तरफ इशारा कर रही है। बहुत सी डेफिनेशंस हैं, कोई बोलता है सामाजिक कारण है तो कोई कहता है आर्थिक कारणों से अपराध होता है, जबकि कुछ का मानना है कि व्यक्ति अपनी चेतना से अपराध करता है और वो इसका खुद पूरा जिम्मेदार होता है। बहुत गहराई में चले गए, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो लोम्ब्रोसो ने पॉलीग्राफ टेस्ट की एक स्टेज तैयार की और उन्होंने एक दस्ताना बनाया और जो भी अभियुक्त होता था उसको दस्ताना पहनाया जाता था और पानी में हाथ डालकर प्रश्न पूछे जाते थे। और इसके पीछे थ्योरी थी कि अगर ये झूठ बोलेगा तो इसका बीपी कम हो जाएगा। हालांकि बहुत अधिक ऑथेंटिक नहीं था, लेकिन ये उनका पहला प्रयास था। उसके बाद 1915 में अमेरिका में मार्स्टन नाम के व्यक्ति ने प्रयास किया, फिर 1921 में लार्सन नाम के व्यक्ति ने प्रयास किया। ऐसे ही डेवलपमेंट होती गई और आज की इस स्टेज तक पहुंच गए जहां हम 3-4 चीज़ों को मुख्यतः कंसीडर करते हैं। मेन प्रिंसिपल वही साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन होता है। हम सवाल पूछते हैं और बेसिक सा रिएक्शन होता है कि जब भी कोई झूठ बोलता है तो वो अनकंफर्टेबल, अनईजी या असहज होने लगता है, घबराता है, बेचैनी महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, रेस्पिरेशन या सांस की गति बढ़ेगी और हो सकता है पसीना ज़्यादा आने लगे, स्वेटिंग होने लगे, शरीर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज हो सकती है, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं। झूठ बोलते समय आपका बॉडी मूवमेंट अलग होने लगेगा क्योंकि आप अनईजी हो जाते हैं। इन सभी प्रिंसिपल्स को मिलाकर ये डिसाइड किया गया कि 3-4 एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको जज करके समझा जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आपने देखा होगा कि हाथ की उंगलियों पर एक डिवाइस लगी होती है जिसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वे करना और ये स्किन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने का काम करता है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी स्किन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चेंज होने लगती हैं। पेट और छाती पर एक टेप बांधी जाती है जिसको न्यूमोनिक ट्यूब बोलते हैं और इसका काम सवालों का जवाब देते समय सांस की गति को मेजर करना है। ये इन डिवाइसेस की इनपुट कंप्यूटर में जाती है जहां साथ के साथ इस डेटा का एनालिसिस होता रहता है। बाजू पर एक बीपी कफ बंधा होता है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। जिस चेयर या कुर्सी पर सब्जेक्ट बैठा होता है वो कोई सामान्य चेयर नहीं होती, बल्कि ये कुर्सी सब्जेक्ट के वजन, मूवमेंट को मेजर करती है, जो कि स्पेसिफिकली इसी काम के लिए डिजाइन होती है। हमारे देश में ये टेस्ट सब्जेक्ट की परमिशन से ही कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले एक प्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और कंडक्ट करने वाला भी एक साइकोलॉजिस्ट होता है जिसको क्रिमिनल साइकोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज होती है। एक क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली बनती है और सब्जेक्ट को बताया जाता है कि डरना नहीं है, मशीन सिर्फ एनालाइज करेगी कि आप कितना सच बोल रहे हैं और ये टेस्ट आपकी परमिशन से हो रहा है। सबसे पहले उससे घर-बार, समाज, डेली लाइफ की सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि उसकी एक
नॉर्मल लेवल, एक सामान्य स्थिति का डेटा लिया जा सके और इसी बीच में मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं और डेटा एनालिसिस किया जाता है। और इस टेस्ट में मेजर की जाने वाली हर एक्टिविटी का सब्जेक्ट के हिसाब से एक पैरामीटर तैयार किया जाता है, क्योंकि कई लोग मासूम होते हैं। ऐसे आदमी क्या होते हैं, सीट पे बैठते ही घबरा जाएंगे और उनका सब कुछ बढ़ जाएगा, बीपी, सांस, सारी चीज़ें। इसलिए टेस्ट के शुरू में हर सब्जेक्ट का एक नॉर्मल लेवल जज किया जाता है और उसके बाद डेटा एनालिसिस किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये टेस्ट ऑथेंटिक या प्रमाणिक है अपने आप में या नहीं है, ये कितना वैलिड है। इस टेस्ट की प्रमाणिकता को लेकर कुछ साल पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने एक बयान दिया और उसमें इस टेस्ट को उसने एकदम से बेकार बता दिया। उसने कहा कि मैंने कई ईस्ट यूरोपियन लोगों को देखा है जो इस मशीन को बड़े आराम से धोखा दे सकते हैं, लेकिन हाँ, अमेरिकन आम तौर पर फंस जाते हैं और एशियंस भी इसको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि अमेरिकन झूठ नहीं बोलते, वो सच्चे होते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई मानसिक रूप से मजबूत है, अपनी भावनाओं को काबू में रख सकता है, तो वो बड़ी आसानी से पॉलीग्राफ के पैरामीटर्स को प्रभावित कर सकता है। इस टेस्ट की सच्चाई यही है कि कुछ भी दावा नहीं किया जा सकता। जनरली आप लोगों को लगता है कि अपराधी को पकड़ने के लिए ये टेस्ट होना चाहिए, लेकिन इससे पहले ये भी समझना होगा कि जब किसी अपराधी पर ये लागू किया जाता है तो इसके पीछे जो कानून है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये भी समझना जरूरी होता है। आप लोग सोच कर देखिए कि अगर पॉलीग्राफ की मशीन नॉर्मली अवेलेबल हो जाए मार्केट में, शाम को पेरेंट्स बच्चों पर या बीवी हस्बैंड पर घर जाते ही लगा दे और पूछे किसके पास गए थे, क्यों गए थे, सवाल और भी खतरनाक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मशीन ऐसे आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए? आप चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। उस समय आपको राइट टू प्राइवेसी याद आएगा, लेकिन 25-30 साल बाद आप कहेंगे कि हाँ, मार्केट में मिलनी चाहिए, क्योंकि उस समय आपके बच्चे भी वही सब कर रहे होंगे जो आज आप कर रहे हैं। जो विचार आज आपके माँ बाप के हैं, वही विचार 25-30 साल बाद आपके होंगे अपने बच्चों को लेकर। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नार्को टेस्ट के बारे में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।